नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशंस राइट नाउ। सॉल्यूशंस की स्टार्टिंग करनी है। इसको हिंदी में विलियन कहते हैं, विलियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग भी है ये। सॉल्यूशंस। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक सोल्यूशन क्या होता है, पहले इसकी शुरुआत करते हैं। एक्चुअली एक सोल्यूशन जो होता है ना, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, इसको होमोजीनियस मिक्सचर का कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। अभी नोट मत कीजिएगा प्लीज, जरा सब ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, हिंदी में होता है समांगी मिश्रण। देखो जरा सब ध्यान देना, देखो आपको सिखाते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या चीज है। मान लो मैंने शुगर को पानी में डाल दी, तो सबको पता है एक सोल्यूशन बन जाता है। देखो ये सोल्यूशन किस तरह से है, इसका पता लगाते हैं। देखो ऐसा ध्यान दीजिए। देखो पहली बात, जब शुगर को पानी में डालेंगे ना, सबको पता है चीनी पानी में घुलती है। फिर दिखेगा नहीं कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है। सब ध्यान देना। दोनों इतने अच्छे से घुल जाएंगे कि आप उनमें अंतर नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब वो क्या है, होमोजीनियस। वो होमोजीनियस हो गया। समांगी हो गया, समांगी। समानता से बना बट समांगी। दोनों आपस में मिलके, दोनों आपस में इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि आप अंतर नहीं कर पाओगे। आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे। मैं लिखवा दूंगा उसको अपने पास। आप अंतर नहीं कर सकते। नो डिफ्रेंशिएशन, या नो डिफ्रेंशिएशन या नो डिफरेंस कह दो आप अमंग कंपोनेंट्स। जो उसके घटक है ना, घटक, आप उनमें डिफरेंशिएशन ही नहीं कर सकते। जितने अच्छे से घुल जाते, इतने अच्छे से मिक्स हो जाते, ये होता है होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस की एक खास बात हो रहा है, तो लिख रहे हैं कई लोग, मैं आपको बार बार कहता हूँ पहले सुन तो लिया करो। ऐसा भी क्या लिखने से कुछ हो जाएगा क्या। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, होमोजीनियस की एक विशेषता और है। आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, शुगर मिला दी। आप ना इसके ना तीन चार पार्ट कर दो ऐसे, इसको चार हिस्सों में डिवाइड करो। इसका ना टेस्ट करके देखो, इसको पी के देखो आप। चीनी पानी में डाल दी, आपने पी के देखा, जैसा टेस्ट यहां से आया, वैसी टेस्ट यहां से आया, वैसी टेस्ट यहां से आया, वैसी टेस्ट यहां से आया। अगर हर जगह टेस्ट एक जैसा आ रहा है तो वो कौन है, होमोजीनियस। वो होमोजीनियस, जैसे हम घर में हम चाय बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो एक जैसा टेस्ट आता है। चाय का टेस्ट भी एक जैसा ही आता है। तो इसका मतलब वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। आपको पूरे के पूरे मिक्सचर में एक जैसा कॉम्पोजिशन मिलेगा थ्रू आउट, मतलब एक जैसा कॉम्पोजिशन। मान लो अगर चीनी की परसेंटेज यहाँ पे 20% थी ना, तो चीनी यहाँ भी 20% थी, चीनी यहाँ भी 20% थी, और यहाँ पे भी। देखो ये होता है होमोजीनियस। अभी को लिखिए मत, मैं आपको होमोजीनियस का मीनिंग बता रहा हूँ, होमोजीनियस किसे कहते हैं। दूसरी एक बात हो रहा है, मिक्सचर क्या होता है, जिसको हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। पता मिक्सचर की क्या खास बात होती है, जो मिक्सचर में घटक होते हैं ना, घटक कंपोनेंट्स, या चीनी और पानी, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते। मिक्सचर की खास बात होती है, कंपोनेंट्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली, मतलब आपस में कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं कर रहे। आपस में वो केमिस्ट्री नहीं हो रही है कि आपस में तो घुले हैं बस। घुलना तो एक फिजिक्स का प्रोसेस, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। चीनी पहले भी मीठी होती है, बाद में भी मीठी होती है, चीनी ने कोई रिएक्शन नहीं करी सही मायने में। और एक बात और होती है, मिक्सचर की ना एक खास बात और है, मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। फिक्स्ड प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात नहीं होता। जैसे मुझसे को बोले, एक मिनट ध्यान दो, मैं चीनी को पानी में मिला रहा हूं, कितनी चीनी मिलाऊं, हमारी मर्जी। आप चीनी ज्यादा मिलाओ कम मिलाओ, तो चीनी तो घुलती चली जाती है। तो कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है। देखो दोबारा सुनो, आज हमने क्या स्टार्ट किया। चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस है। इसको हिंदी में विलियन कहते हैं, विलियन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है बहुत। और इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन कहते किसको। एक विलियन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक विलियन एक समांगी मिश्रण है, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर मैं आपसे करता कि होमोजीनियस किसे कहते हैं। आपको मैंने दो बातें बताई होमोजीनियस की। पहली बात, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब कोई अंतर नहीं कर सकते आप अमंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और मेन बात है
एक जैसी परसेंटेज है थ्रू आउट। मैंने कहा ना, अगर चीनी यहाँ 20% है, यहाँ 20% है, यहाँ 20% है, यहाँ 20%। और फिर मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसमें कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं करते, और दूसरी बात, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। तो ये दो बातें मिक्सचर की, ये दो बातें होमोजीनियस की, इन चारों को मिला दो, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। नेचुरली क्या आ जाएगा आपके पास? सोल्यूशन। देखिए इसकी डेफिनेशन, अब आराम से लिखिए, को मना नहीं कर रहा। तो समझने वाली बात समझनी भी तो है ना। जब तक आपके पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, समांगी मिश्रण नहीं होगा, आप इसको सोल्यूशन नहीं कह पाएंगे। आप थर्मो के डाउट से आना, अभी थर्मो में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जरूर ना, एक दिन हम फिक्स कर लेंगे डाउट्स के लिए, थर्मो के डाउट्स नहीं, कुछ ही रह भी गई हो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। अब आप अच्छे से एनसीईआरटी के 2-3 दिन अपना होमवर्क करो आप, और फिर एक दिन फिक्स करके डाउट ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, विलियन एक समांगी मिश्रण है, और फिर मैंने आपको बताया कि मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है। अब जो इन दोनों शर्तों को पूरा करेगा वो सॉल्यूशन हो। विलियन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका हम यूज भी करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक समांगी मिश्रण है, सीधी सी डेफिनेशन ये। नो डिफरेंशिएशन अमंग कंपोनेंट्स, सेम composition throughout, components do not react chemically, no fixed proportion। तो बात क्लियर हो गई। तो ये थी एक सिंपल सी सॉल्यूशन की डेफिनेशन, विलियन की परिभाषा। ठीक है बच्चे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप पे आते हैं इसके बाद, ठीक है। देखो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे उनके आंसर देना। इन दोनों डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को लगाना, मतलब इन पॉइंट्स को फॉलो करना और बताना मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। करें स्टार्ट। देखो ऐसे हम घर में सब जानते हैं, चाय पीते हैं, टी। बताओ चाय क्या एक सोल्यूशन है? आप सब सोचो, जब हम चाय पी रहे हैं क्या वो बिलियन है? हाँ या ना में आंसर है। अब बताओ कैसे? बताओ को बच्चा, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, देखो शी इज राइट। एक बात तो उन्होंने सही बोली है। जो हम चाय बनाते हैं, अब देखो पता है चाय कैसे बनती है। अभी टी लीव्स, बैठ जाओ आप, टी लीव्स से चाय पत्ती बोलती है, पानी ले लिया, दूध ले लिया, चीनी ले ली, सबको पता ही है। अब बताओ इन्हें कितना कितना मिलाना होता है? को फिक्स होता है? ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा मीठी चाय पहले ज्यादा चीनी मिला दे, देखो ज्यादा दूध अच्छा लगता है, दूध मिला दे, मतलब कोई फिक्स प्रपोर्शन ही नहीं है। वेरी गुड, शी राइट है। कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, देखो ये बात बिल्कुल सही हो रही है। इसका मतलब ये मिक्सचर है, ये बात तय है, ये मिक्सचर है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है? एक जैसा टेस्ट आता है। आपने चाय को पीना शुरू करा, इससे पहला सिप लिया और आखिरी तक एक जैसा टेस्ट आएगा, इसका मतलब सेम कंपोजिशन भी है। सही कह रहे हैं, होमोजीनियस भी है, और ये बात भी फॉलो हो रही है, मिक्सचर भी है, तो नेचुरली वो क्या है? एक सोल्यूशन है। यस वेरी गुड। और देखो, एयर, एयर हवा, वायु होती है, क्या एयर एक सोल्यूशन है? हाँ है ना? तो भी क्या ना, रीजन बताना पड़ेगा। एयर में इतनी सारी गैसेस है, सबको पता है। तो वायु क्या एक मिश्रण है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, मतलब क्या एक सोल्यूशन है? मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इज एयर अ सोल्यूशन? देखो पता लगा, पता लगा। एयर में ये सारी गैसेस मिली हुई है, या हमें दिख पा रहा है कौन सी गैस का? कहीं भी नहीं है, यहाँ भी तो एयर है। पता नहीं नाइट्रोजन का है, पता नहीं ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस, समानता है। देखो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे,
अंतर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, क्या इनके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन है? नहीं होता। ये जो हम पढ़ते हैं ना बुक्स में कि एयर में इतने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, ये तो बदलती रहती है। ये परसेंटेज हर जगह अलग अलग होती है। आप बाहर जाएंगे, बाहर पोल्यूशन है, तो ऑक्सीजन कम मिलेगी आपको। किसी किसी विलेज में, किसी गांव में चले गए, वहां पोल्यूशन नहीं है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा है। एयर भी एक सोल्यूशन। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ना आप सोच सकते हैं, डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर तो सिचुएशन को नहीं चलना हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, हमने ना सैंड सैंड होती है रेत, रेत को पानी के अंदर मिला। अब आप खुद सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में रेत को पानी में मिलाया, क्या ये सोल्यूशन? क्यों? हाँ देखो, रेत पानी में घुलता है। अगर आपने सैंड मिलाया ना पानी में, तो पता है क्या होता है? देखो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, पहली बात तो सैंड के पार्टिकल आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। ऐसे रेत तैरता हुआ दिखाई देगा आपको। हो सकता है वो नीचे बैठ भी जाए, ऐसे नीचे बैठ जाए। पर ना, दिखने का मतलब क्या है? वो होमोजीनियस ही नहीं है, वो तो हेट्रोजीनियस है। इसको हिंदी में कहते हैं विषमांगी है। वो समांगी नहीं है, विषमांगी है। वो हेट्रोजीनियस हो गया। अब जैसे हेट्रोजीनियस हुआ, उसको हम सोल्यूशन कहेंगे नहीं। आई बस समझ। तो इससे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इनकी क्लैरिटीज हो, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका पार्ट है, ठीक है। लो, हमने इसको हटा दिया। नो इशू एट ऑल। सोल्यूशन क्या हमने सीख लिया, एक कॉमन सी। देखो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, सॉल्यूशंस के ना टाइप्स होते हैं, अगर आप ध्यान देना। देखो देखो, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका एक्चुअल नाम पता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू। ट्रू का मतलब जिसे कहना कि सच से कहते हैं, सच में सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन होते हैं, उनको सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन। अब ये हिंदी नहीं आती इनकी। और एक को बोलते हैं कोलॉइड्स। देखो, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो ट्रू सॉल्यूशन होगा, या कोलॉइड्स होगा, या सस्पेंशन। देखो, आपको डिफरेंस सिखा। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन का है। तो ट्रू सॉल्यूशन की पता खास बात क्या है? प्योरली होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, अभी समझाया मैंने होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। पता क्या होता है? ये जो कोलॉइड्स होता है, कोलॉइड, इसकी पता क्या खास बात है? इसके अंदर ना पार्टिकल ना तैरते रहते हैं। देखो, जैसे आपने ये भी ये सॉल्यूशन बनाया, तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर पार्टिकल तैर रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्लोटिंग कर रहे हैं, दिखेंगे सब सब आपको। ये हेट्रोजीनियस होता है। ये हेट्रोजीनियस है चक्कर ये। देखो, इसमें तो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, इसमें दिखेगा नहीं कौन कहाँ है। डिजोल्व हो गए, चीनी पानी में पूर्णतः घुल गई, पूरी तरह से डिजोल्व हो गई, वो ये है। तभी तो नाम रखा ट्रू सॉल्यूशन। इसमें तैर रहे हैं। और सस्पेंशन में पता क्या होता है? सस्पेंशन में नीचे बैठ जाता है, सस्पेंड होगा। सस्पेंड होने के बाद नीचे बैठा दिया उसको लेकर। देखो, ये नीचे बैठ गए ऐसे। सस्पेंशन है, पार्टिकल नीचे बैठाएंगे लेकर। ये भी हिट्रोजीनियस है। देखो, ये भी हिट्रोजीनियस है, ये भी विषमांगी है। जब डिफरेंस दिख रहा है तो विषमांगी है। ये भी विषमांगी है, ये समांगी है। ये क्लियरली होमोजीनियस है, समांगी। बोलो, आ रहा है सब? एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे एक रीजन है। ये पार्टिकल सारे डिसोल्व क्यों हुए? इसके सोल्यूट के पार्टिकल, विलय के कण, बहुत छोटे छोटे। इनका साइज पता कितना है? लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल ना इतने छोटे छोटे हैं, घुल गए। ये नीचे क्यों बैठ गए? ये पार्टिकल बहुत बड़े बड़े, 1000 नैनोमीटर से बड़े बड़े। और इनका साइज पता क्या है? 1 to 1000 नैनोमीटर। ये इस रेंज में काम करें। देखो, ये इस रेंज में काम, ना वो 100% घुल पा रहे हैं, ना वो नीचे बैठ पा रहे, बीच में है बस वो। बीच में लटके हुए हैं, इसलिए तैर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं कलॉइड्स, इसे कलॉइड कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मिल्क, दूध है ना, दूध, मिल्क इसी कैटेगरी में आता है। ब्लड, ब्लड होता है हमारा, वो भी कोलॉइड होता है। हनी, शहद है, ये भी कोलॉइड है। आप कभी देखना इन सबके बारे में, सोचना। सिरप्स होते हैं हमारे पास, कफ सिरप्स होते हैं, ये सब कोलॉइड्स होते हैं, है ना। इंक होती है, इंक, ये भी कोलॉइड में आती है। हेट्रोजीनियस में हमने सैंड को पानी में मिला दिया, रेत और पानी को मिला दिया। और होमोजीनियस के तो पता नहीं कितने सारे एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन है। तो आप ध्यान रखना, जो हमारा चैप्टर है ना सी में, वो ट्रू सॉल्यूशंस का है। वो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ध्यान, ये इनके बारे में पढ़ना होगा। इससे पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा,
ये आपको याद रहे, काम आ सकता है, आपको चीज ये डेटा काम आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, इसको टाइम बचाइए। अब हमारा सारा फोकस सॉल्यूशंस पे रहे। ठीक है, मेनली टू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो बस वही है, देखो थर्मो के डाउट्स लगे होंगे आपके, कुछ कंफ्यूजन्स भी थे। क्या हुआ, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट ही मिलता है ना, मैंने पहले बताया, इसके भी 3-4 दिन ही होंगे हमारे पास। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, आप इसलिए कहते हैं रोज अपना काम करो, पढ़ो। आप एक दिन ही पीछे जाएगा ना, चैप्टर ही खत्म हो गए। डाउट से लेके एक दिन क्लास डाउट्स होते हैं। एक बार चैप्टर में पूरा था, लोगों को एक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी रहेंगे, आप पीवाई की डिस्कस कर लो। हर चैप्टर के पीवाई की डिस्कस करनी चाहिए, उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। मेहनत करिए, देखिए बस अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो पढ़ना होगा। करिए आराम से, कॉपी करिए, और हमारा जो चैप्टर है वो ये वाला है। हम इसके बारे में फोकस करेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया सबको? हमारा टॉपिक ट्रू सॉल्यूशंस रहेगा। मिल्क है, ब्लड है, हनी, सिरप्स, इंक है, ये सब इसमें आते हैं। ये चैप्टर हमारे बहुत थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में भी, ये बाद में कराएंगे आपको। प्रैक्टिकल्स में थोड़ा बहुत आएगा इसके बारे में ना। सिलेबस बहुत ज्यादा भी है, ध्यान रखना। टाइम शॉर्ट होना एक अलग बात है, प्रैक्टिकल भी सीखने पड़ेंगे आपको। चले बच्चे, यहाँ तक पूरा हो गया? उम्मीद है सबको आई गया। तो मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा। ये रेंज आप याद करिएगा, ये पार्टिकल साइज है सही मायने में, इसका नाम है पार्टिकल साइज। सोल्यूट पार्टिकल साइज कह सकता हूँ मैं। लिख रहे ना इसके आगे, जरूरी कैची लिखी है मेरी। पार्टिकल साइज, जो हमारे कण है उनका आकार के, छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हैं भूल भी नहीं पा रहे। और एक ऐसे हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, वो बीच में तैरते ही रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। ये पार्टिकल साइज, कणों का आकार। ये रेंज आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे एक सिंपल एक सवाल पूछना आपकी नॉलेज के लिए, मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश करना। इन तीनों में सबसे काम के सॉल्यूशंस कौन है, सबसे मतलब यूजफुल कौन है? ऐसे ही पता लगाओ आप, करो प्रिडिक्शन। इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? मतलब अगर हम अपने प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात करें, कैसे बताओ? चलो देखो, शी इज राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनका कहना बिल्कुल सही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं, इनका रोल इनका होता है। और आप देख सकते हो, मिल्क, प्रैक्टिकल लाइफ में मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड है ना, हनी, इन सबका कितना यूज होता है। अब रीजन दो क्यों, अब रीजन दीजिए अपने। बात बिल्कुल सही है, कलॉइड सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? सोचो, साइंस है इसके पीछे, माइंड लगाना होगा। ये जो पार्टिकल तैर रहे हैं, ना तो पूरी तरीके से घुल पाए, ना नीचे बैठ पाए। क्या हो गया इससे? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होगा, बताओ? जैसे मिल्क हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड तो आप जानते ही हैं, ब्लड के बिना हमारा कोई लाइफ ही नहीं होगी। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेचुरली की बात है, नेचर से। इंक कहा नेचुरल, इंक तो हमने खुद बनाई है, सिरप्स को हमने बनाया। और आपको पता है, अब तो ब्लड भी आने लग गया ऐसा मार्केट में, रिसर्चेस में आ रहा है, नेचुरली वर्ल्ड। ऐसे करने से क्या हुआ, मतलब ये चीज आने से क्या फायदा गया? चलो मैं ऐसे खाता हूँ, बात में करिए।
देखिए ऐसे करने से ना सरफेस एरिया बढ़ गया। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी नोट मत करिए। देखो मैं आपको छोटी चीज सिखा। यहां सारे पार्टिकल घुल ही गए, डिसॉल्व, घुल गए, बिल्कुल खत्म ही हो गए, कोई सरफेस एरिया नहीं। यहां सारे इकट्ठे इकट्ठे बैठ गए ऐसे, सरफेस एरिया छोटा हो गया। ये ना अलग अलग है, देखो देखो अलग अलग, ऐसे खुले खुले बैठे हैं अलग अलग। और अलग अलग बैठने से क्या हुआ, इसका अपना एरिया, इसका अपना एरिया, इसका एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। अब आप मैथ्स आगे देखो, अगर आप इन सबके एरिया को जोड़ोगे ना, बहुत बड़ा एरिया आएगा। अब बोलेंगे सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया। पता है ये एरिया बड़ा होने से क्या हो रहा है, ये बड़ा एरिया होने से क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना आसान हो जाता है। जैसे मिल्क है, दूध। सो दूध कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मिल्क हमारी हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है, पता है? जैसे हम मिल्क पीते हैं ना, मिल्क में ऐसे फैट के पार्टिकल होते हैं, हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। ये सारे पार्टिकल ब्लड में घुल गए, ब्लड में स्प्रेड हो गए, एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलने लगे। क्यों? सारे अलग अलग थे, स्कैटर थे। हम इसको बोलेंगे साइंस में सरफेस एरिया बहुत हाई था। इसके लिए साइंटिफिक वर्ड है सरफेस एरिया बहुत हाई था। देखो ये मेन चीज, ये चीज सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था। यहाँ पे क्या दिक्कत है, सारे चिपक के बैठे हैं, एरिया घट गया। मान लो कोई इसको पी ले, कोई इसे पिएगा तो भाई इतना फायदा नहीं। देखो सिरप होते हैं, देखो एक मिनट, मान लीजिए आप में से किसी को बहुत खांसी हो रही है, बहुत कफ, बहुत खांसी है, रुक ही नहीं रही है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको सिरप देते हैं। और आपने ही पी के देखा होगा, मान लो आपने एक चम्मच सिरप लिया, एकदम से आराम मिले, कुछ देर के लिए आराम तो मिलता ही है, क्योंकि सिरप बहुत जल्दी काम करता है। जल्दी काम करने के पीछे ये रीजन है, एकदम ब्लड में घुल जाना, सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया। और छोड़ो, देखो हनी, शहद, आप जानते हैं, मान लीजिए आप बहुत थक जाए, किसी दिन बहुत क्लास व्लास हो गई, आप आपने एक स्पून हनी ले लिया, एकदम से बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे ही लेंगे ना, एकदम से एनर्जी आएगी। क्यों? हनी के साथ भी यही रीजन है, सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया। ये है इसका साइंटिफिक कॉज, लिखना लिख सकते हो आप। colloids are most important, या colloids are most important due to significant surface area। सोचो इस बारे में मिस्टर हमजा, आराम से ना। जिनका सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया होता है ना, वो बहुत जल्दी काम करते हैं, हमारी बॉडी ना उसको आराम से डाइजेस्ट कर लेती है, हजम भी कर लेती है, वो फिर हमें हेल्प जल्दी करते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। क्लैरिटी हुई, सो अंडरस्टैंडिंग बन गई, ये इसका रीजन है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखिए सॉल्यूशंस की अब स्टार्टिंग होती है। अगला हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन। अब सॉल्यूशंस के प्रकार की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। अब सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन है ना, उसका रीजन, उसका बेस क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं, जो घटक है ना, घटक, वो कितने घटक है, उसके आधार पे, उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे एक एक आएगा पॉइंट, पहले बोलते हैं, आपने सुना होगा बाइनरी सॉल्यूशन।
बाइनरी, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन, बता रहा हूं मैं, डोंट वरी हिंदी में ना, और एक होता है क्वार्टनरी सॉल्यूशन। देखो जरा इनका मीनिंग समान है। बाई से क्या पता लगता है? दो। इसको हिंदी में द्वि कहते हैं, द्वि। इसका मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है। बाइनरी का मतलब जहां पे दो कंपोनेंट्स है, टू कंपोनेंट्स, दो घटक, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। टर्नरी, टर से पता लगा तीन, वहां तीन कंपोनेंट्स है। और क्वार्टनरी से पता लगा चार, वहां चार कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर? अभी बच्चे लिख लेंगे कितने घटक है। घटक, घटक मैटर करेंगे ना, दो तो कम से कम हो गई होंगे। दो कंपोनेंट से कम तो सोल्यूशन नहीं बनेगा ना। तो बाइनरी वाला दो, टर्नरी वाला तीन, क्वार्टनरी वाला चार। बड़े कॉमन सी बात। ठीक है ना, लिख लेंगे, अभी अभी लिख लेते हैं, लिखने का चांस देंगे, रिलैक्स। अब आगे चलते हैं, देखो। अब जो ये बाइनरी सोल्यूशन होता है ना, बाइनरी, जिसमें दो घटक होते हैं। बाई का मतलब दो, हमेशा याद रखो, दो। देखो जहां पे दो घटक होते हैं ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सोल्यूट, और एक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में विलय और विलायक कहते हैं। ये वर्ड बहुत चलेगा, सोल्यूट सॉल्वेंट, सबको पता होना चाहिए। ये विलय है, विलायक। देखो इनकी कोई ना परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती, इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है हमारे पास। किसी को भी नहीं पता एक्चुअल में सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सच्चाई है, बिल्कुल बात ना करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो आपको केमिस्ट्री के जो सबसे मेन डेफिनेशन बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ, लीस्ट अमाउंट, कंपोनेंट हैविंग लेस अमाउंट, क्या दो, अगर दो की बात नहीं करते हैं, लेस अमाउंट। लेस अमाउंट समझ रहे हैं आप? जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम है। सुन लो पहले ध्यान से, लिखना नहीं अभी। इसी को डेफिनेशन नहीं हो सकती। आपको सुन के अजीब लगेगा, मैं ये बात कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में कोई इसकी परफेक्ट डेफिनेशन ही नहीं। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, ज्यादातर ये करते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है। अमाउंट का मतलब होता है मोल। देखो याद रखना, मात्रा का मतलब यह मोल है, ग्राम की बात नहीं हो रही, 10 ग्राम 20 ग्राम, मोल। जिसके मोल कम होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। और सॉल्वेंट कौन होगा? हैविंग हायर अमाउंट, जिसके मोल क्या होंगे? ज्यादा, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। वो हमारा विलायक। समझ पा रहे हैं भाई? आप कभी भी अगर कोई, आपने किसी ने आपको डेफिनेशन लिखवाई तो गलत लिखवा दी। कोई कहेगा भी जो घुल रहा होता है वो सोल्यूट है, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट है, ये सब गलत है। अगर मैं आपको अल्कोहल और पानी का मिक्सचर दे दूं, तो यही नहीं पता किसने किसे घोला होता है, तो ये डेफिनेशन गलत होती है। एक घोलने वाली बात भी कर रही हमने, वो तो कहना भाई जिसका अमाउंट कम है वो सोल्यूट है और ज्यादा वाला सॉल्वेंट। अमाउंट की बात करनी है, अमाउंट, इसको हिंदी में मात्रा कहते हैं, मात्रा। ठीक है बच्चे, क्लियर होना चाहिए। नोट कर दो उसको फटाफट। लेकिन कोई बात हो, कोई भी चीज आपको लगे। क्या होता है वो सोचिए। ज्यादा वाला क्या होता है? सॉल्वेंट, विलय और विलायक। लिख लीजिए, चाहे मैं बोल देता हूँ। कंपोनेंट हैविंग लेसर अमाउंट, जिसका अमाउंट कम है, जिसकी मात्रा कम है वो सोल्यूट। और ज्यादा वाला क्या होता है? सॉल्वेंट, विलायक। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम इसे डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ये भी कॉमन सी बात है, ठीक है। यहाँ तो कोई भी बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सब सिंपल सिंपल से डेफिनेशन है। चलिए आगे, सबको समझ? यहाँ तक तो भी कोई ऐसा स्पेशल मॉड भी नहीं आया। अब देखो आपको एक चीज और सिखाते हैं। जैसे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइनरी, देखो ध्यान देना, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए सुनिएगा, जैसे हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी का मतलब आप जानते हैं, दो घटक वाला विलयन। और बात में करिए, देखो एक बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बनता है, जरा ध्यान देना।
भाई अंडरस्टूड है, एक तो हम लेंगे सोल्यूट और एक क्या लेंगे, सॉल्वेंट। देखो जरा ध्यान देना, हो सकता है कि आपका सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। विनय ठोस और विलायक कौन है, द्रव। जैसे चीनी को पानी में मिला दिया हमने, लिखेगा नहीं, मैंने चीनी को पानी में मिला दिया। चीनी सबको पता है सॉलिड होती है और वाटर लिक्विड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अभी लिखना नहीं। हो सकता है ये भी लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो, दोनों द्रव है। अल्कोहल को पानी में मिला दिया, ईथर को पानी में मिला दिया, बहुत सारे एग्जांपल है इसके भी, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने किसी गैस को लिक्विड में मिला दिया। अब जैसे गैस को लिक्विड में लाते हैं ना, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक ये तो चीज है, उसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये लो, ऐसे लिख के छोड़ दिए। उसमें आपको पता है जैसे जो हम लोग पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुला होता है। तो ये लोग कितना कॉमन सा केस, अभी लिखना नहीं होगा। तीन केस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, गैस, ये सब एग्जांपल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसे बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं इसको, एरेटेड ड्रिंक्स। इसमें हमने गैस पास कर दी ना, उसको एरेटेड ड्रिंक भी कहते हैं। ये भी कॉमन सी बात, ठीक है। हो सकता है ये भी सॉलिड हो, ये भी सॉलिड हो, ये बहुत अच्छा केस है, देखो। अब दोनों ही सॉलिड स्टेट में, दोनों ही ठोस। जैसे अलॉयज होते हैं, अलॉयज हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। अलॉयज में ऐसा होता है ना, अलॉयज मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर जिंक है, कॉपर जिंक ब्रास बनाते हैं, ब्रास पीतल होता है। ये ब्रॉन्ज है, जानते होंगे आप भी। कॉपर जिंक को भी दो मिला, दोनों सॉलिड स्टेट में। हो सकता है ये गैस इंटू सॉलिड, ये बड़ा अच्छा केस है, गैस इंटू सॉलिड। गैस तो आपका क्या है, सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। इसके लिए हाइड्रोजन और निकेल ले लो आप। जैसे कभी देखा हो आपने, निकेल मेटल में हाइड्रोजन गैस घुसी हुई होती है, उसमें ट्रैप्ड होती है। ये निकेल मेटल है और निकेल मेटल के अंदर हाइड्रोजन है, ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड का मतलब उसमें गैस के मोलिक्यूल चले गए, ऐसे गैस के मोलिक्यूल अंदर फंसे हुए हैं। तो ये गैस इंटू सॉलिड वाला गैस आ गया। लिक्विड इंटू सॉलिड की बात करें, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, कभी आपने ऐसे कंपाउंड सुने जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आपने कभी ऐसे कंपाउंड देखे हो, आपको कंपाउंड ना सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे। आप कभी इसको देखना लैब में, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, दोनों ठोस है, दोनों ठोस है। सोचने वाली बात है, जब दोनों ठोस है तो ये पानी का चला गया, ये पानी से क्रिस्टल में ट्रैप हो गया। जैसे भी गैस ट्रैप हुई थी ना, ऐसे ही पानी क्रिस्टल में ट्रैप हो गया, पानी ठोस में ट्रैप हो गया। क्या कहेंगे, लिक्विड इंटू सॉलिड। हम कहेंगे इसको लिक्विड इंटू सॉलिड, ठीक है। और देखिए आप, अब हो सकता है दोनों ही गैस हो, दोनों ही गैस में आपने मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिए, दोनों गैस है, दोनों गैस होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे कैसे देते हैं, लिक्विड इंटू गैस की बात करें, जैसे लिक्विड इंटू गैस की बात करें, जब जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड ह्यूमिड जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कितनी बार बहुत चिपचिपा मौसम हो रहा है, तो वो होती है ह्यूमिडिटी, उसे कहते हैं ह्यूमिड एयर। बारिश होने का इंडिकेशन होता है वो, जब बहुत ज्यादा पानी की बूंदें इकट्ठी जाती है एनवायरमेंट में। और एक केस है सॉलिड इंटू गैस, ठोस गैस में। इसका एग्जांपल है जैसे डस्ट इन एयर, आपको पता है हवा में डस्ट भी होती है, तो डस्ट क्या है, सोलिड स्टेट में तो है, ठोस है, गैस के अंदर है। देखो भी अभी को लिखेगा नहीं, देखो देखो ये टेबल बनाई मैंने, एक सारणी बना दी। आप ध्यान से देखो, तीन केस लिक्विड के, तीन सॉलिड के और तीन गैस। इससे ये पता लगता है कि हमारे पास टोटल 9 तरह के, 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन होते हैं, 9 टाइप्स। हमारे पास कुल 9 प्रकार के बाइनरी सोल्यूशन है, ऐसा साफ इंडिकेशन मिलता है। देखो ये टेबल ना आपको अच्छे से आए, मुझे पता है, लग रहा है शायद इस बार क्वेश्चन यहाँ से नीट का आया था, 2025 में यहाँ से प्रॉब्लम आई है। और ये सारे एग्जाम्पल ना समझने हैं, रटने नहीं है, आपको समझने होंगे, जिससे वहां पे कोई भी क्वेश्चन है आप समझ के कर सकते। चलो मैं छोटा एक सवाल पूछूंगा, अभी आप लिख लेना, लिखने का मौका दूंगा। जैसे मान लीजिए, अब यार एक मिनट, इसको पूरा तो यही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम, आप में से किसी ने कोई गोल्ड की रिंग पहनी थी, कोई सोने की अंगूठी वगैरह ऐसे, आपको पता है जो गोल्ड रिंग होता है ना, क्या उसमें सारा गोल्ड होता है, तो और मेटल भी होती है, मतलब जानते ही। बताओ इनमें से किस केस में आएगा वो, सॉलिड सॉलिड, ठोस ठोस, ये पता होना है, वो ठोस ठोस कैटेगरी का। ऐसे ना मतलब इस तरह के सवाल बने, कॉपी कर लो उसको, उसके बाद यहाँ करते हैं।
ऐसे टेबल एग्जैक्टली एनसीईआरटी में है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ऐसे टेबल ना एग्जैक्टली एनसीईआरटी में आप चाहे वहां से भी कर सकते हैं, आपका मन है। ठीक है, तो बच्चे इसकी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से करना। 2025 में क्वेश्चन आया यहाँ से, 2025 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो बताना। जल्दी कॉपी कर लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो उसको पढ़ो आराम से, आपकी बुक्स में होगी, हिंदी मीडियम की बुक सब में होता है, तो उसको पढ़ लिया वहां से, कोई दिक्कत हो लेके आया हूँ। फिर कॉमर्स और फंडामेंटल हमारा ये पूरा हो गया। तो अच्छे, इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। लिक्विड सॉलिड का हमने केस ये लिया, जैसे ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ना, आप कभी इसको देखेंगे ठोस दिखाई दे, तो आप बोलोगे तो ठोस है। पानी का चला गया, पानी की जो बूंदे है ना, पानी की जो है उसमें फंसा हुआ है अंदर, वो उसमें पानी के मोलिक्यूल्स उसमें ट्रैप्ड है। इसे हम कहते हैं लिक्विड टू सॉलिड, द्रव ठोस भी ऐसे कह सकते हैं। ऐसे कॉपी कर ले। अच्छे, सन टेबल नोट कर लिया, आ गई समझ? कोई कंफ्यूजन हो बोलिए। 10 पार्टिकल ही नहीं है, 10 ना, मतलब धूल के कण हवा में, मान लीजिए यहाँ पे धूल के कण है, बैलून है, तो 10 किस चीज में आएगी? सॉलिड स्टेट बन जाएगी। 10 तो सॉलिड स्टेट में, धूल के कण हवा में, दैट इज गैस। ये लिखा मैंने सॉलिड इनटू गैस, बैलून है ना। ठीक है, ऐसी लिक्विड देखो, लिक्विड टू गैस का एग्जांपल ये ह्यूमिड एयर। जब हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपापन, तो वो लिक्विड की ड्रॉप्स होती है हवा में, गैस में। लेकिन आप पूछे ना, वो तो एक बार आप घर पे कोशिश करना, इसमें रटेगा नहीं, कोई याद नहीं करेगा, इसको समझेगा कि वहां पे कोई भी केस हो सकता है, उसको अपने दिमाग से कर देंगे। चलो ये छोटी सी बात क्लियर हो गई। अगले हेडिंग पे आते हैं इसके।
नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो नेक्स्ट आर्टिकल है इसके बाद, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग नाउ इट्स कॉल्ड, चलिए देखो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, ये फिनिश हो गया है हमारा, ये कंप्लीटेड है। देखिए अब चैप्टर शुरू होता है एक्चुअली, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, मतलब हमने बेसिक स्टडी कर लिया सारा स्टार्टिंग का। अब इसके बाद एक आर्टिकल आता है, उससे कहते हैं सोल्यूबिलिटी, हिंदी में कहते हैं विलेयता। पता है सोल्यूबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved that can be dissolved in a specific amount of solvent, a specific amount of solvent at constant temperature। देखो अभी नोट मत करो, पहले आराम से समझ लो क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे। आपने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट मिलाया, कितना भी लिया, लेकिन एक अमाउंट होना चाहिए। आपने 1 लीटर लिया, 100 ml लिया, जो मर्जी है, उसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट कितना घुल सकता है, अधिकतम सोल्यूट कितना घुल सकता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये सबसे मेन बात है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप की बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। आ रही है बात समझ? अपनी मर्जी से कोई भी सॉल्वेंट ले लो आप, लेकिन उसका अमाउंट बताना होगा। 100 ml लिया, 1 लीटर लिया, 10 लीटर लिया, 5 लिया, कुछ भी लिया, उसको बताना होगा उसमें कितना सोल्यूट घुल रहा है, अधिकतम कितना घुल रहा है, लिखा मैक्सिमम अमाउंट, अधिकतम कितना घुल रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं विलेयता। आई बात सबको समझ? दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबिलिटी। नोट कर लीजिए इसको। देखो इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैक्सिमम अमाउंट की बात हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट। एक मिनट में पढ़ लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ।
चलिए क्लियर। तो ये होती है सोलिबिलिटी, विनयता इसे बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखो जैसे आज तक आपने एक वर्ड सीखा मोलारिटी, सब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। मोलरता इसे कहते हैं, मोलरता, मोलारिटी। किसी को पता है मोलारिटी क्या होती है? बताओ क्या होती है, मोलरता को डिफाइन करें। बोले बच्चे फटाफट, क्या होती है मोलरता? लिखना नहीं है इसको, डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज मोलारिटी? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आप आगे वर्ड लगा देना मैक्सिमम मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप मैक्सिमम वर्ड बोल दीजिएगा बस मोल्स के आगे, तो पता वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? सोल्युबिलिटी। क्या बन जाएगी वो? सोल्युबिलिटी। ये ध्यान रखना, अगर आपने मैक्सिमम वर्ड लगा दिया, इसको हिंदी में अधिकतम कहते हैं। चलो खैर, ये सोल्युबिलिटी होती। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सोल्युबिलिटी में हमारा एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको हम कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन गैसेस। लिक्विड्स इन गैसेस की बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से। अब हम लिक्विड को गैस में घोलेंगे, इसके ऊपर लेक्चर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है यहाँ से नीट के, लगातार प्रॉब्लम आ रही है। गैसेस एंड लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, या उल्टा बोल दिया मैंने, इसको प्लीज गैसेस एंड लिक्विड्स करें, इसको ठीक करें ना, गैसेस एंड लिक्विड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट है। हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की बात करते हैं। जैसे कॉमन सा एग्जांपल, मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दिया, इस पे अगर लेक्चर करेंगे। अमोनिया को पानी में घोल दिया, ये डिस्कशन हमारा रहेगा। ठीक है, कॉमन सी बात, किसी गैस को लिक्विड में घोलने की बात हो रही है। अब इसके अंदर आप हेडिंग नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक सोलिबिलिटी को अफेक्ट करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, कौन कौन से कारक सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। चलो शुरू करने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी। सब गर्ल्स बॉयज यहां पे ध्यान दें बिल्कुल। चलिए, देखिए मैं किसी गैस को लिक्विड में घोल रहा हूं, हो सकता है गैस ज्यादा घुले, हो सकता है गैस कम घुले। बताओ ये बात किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? नेचर। देखो शीज राइट है, इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट काम होगा नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस सही बात है। और एक दूसरा केस होगा नेचर ऑफ लिक्विड। देखो जरा सब ध्यान देना, इन दोनों की प्रकृति कैसी है, पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है। गैस की नेचर कैसी है, लिक्विड नेचर, देखो समझते हैं कैसे। देखो जैसे मान लीजिए मैंने अमोनिया को पानी में डाला, आपको एक बात बताऊं, अमोनिया पानी में बड़े आराम से घुल जाती है, बहुत आराम से। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाऊं पानी में, ये घुल नहीं पाती, या ना के बराबर घुलती है। देखो सुनना, एक गैस ज्यादा घुल रही है, एक गैस कम घुल रही है। अब देखो इसके पीछे रीजन सुनो, सब बच्चे यहाँ पे ध्यान। देखो हम सबने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, हम सबको पता है कि अमोनिया पोलर होती है, पोलर, ध्रुवीय। जो अमोनिया मोलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी है, उसमें ध्रुवीयता है, ध्रुवीयता, गल है। और वाटर के अंदर भी पोलैरिटी होती है, वाटर मोलिक्यूल भी पोलर होता है। देखो जब दोनों पोलर हैं, दोनों में ध्रुवीयता है, बात पे गौर करना, दोनों में ध्रुवीयता है, अमोनिया भी पोलर, वाटर भी पोलर। जब दोनों पोलर हैं तो आराम से घुल जाएंगे, इसलिए अमोनिया आराम से पानी में घुल जाएगी। आ रहा है सबको समझ? इसलिए अमोनिया पानी में आराम से घुल जाएगी। वो भी पोलर, वो भी पोलर, वो भी ध्रुव है, वो भी ध्रुव है। आपको पता होगा जब दोनों की नेचर आपस में मैच करी, घुलेंगे तो घुलेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में क्यों नहीं घुल पा रही? क्योंकि पानी तो क्या है, पोलर है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम क्या, वो क्या है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय। उसमें क्या समस्या आ रही है, उसके जो ये वेक्टर्स होते हैं आपस में कट जाते हैं, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। देखो ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। अब अध्रुवीय ध्रुवीय में कैसे घुले, घुल ही नहीं पाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम आएगी, सब बात पे गौर करना। पोलर होगा, पोलर में आराम से घुलेगा, ध्रुवीय ध्रुवीय में आराम से घुलेगा, अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। इसलिए अमोनिया पानी में हाईली सोल्यूबल है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल नहीं है।
या बहुत कम सोल्यूबल। आई बात सबको समझ। तो घुलने में पहला रोल होता है गैस की नेचर का और सॉल्वेंट की नेचर का। लिख सकते हो आप भी, लिख सकते हो इसको, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। ये दो बातें लिख लीजिए, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड, एक ही मतलब है दोनों का। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड, गैस की प्रकृति, दूसरा पॉइंट है द्रव की प्रकृति। गैस की प्रकृति और दूसरा पॉइंट है द्रव की प्रकृति। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। इज इट क्लियर? इसे कहते हैं नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। गैस की प्रकृति और द्रव की प्रकृति, दोनों की नेचर का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। आई बात सबको समझ क्लियर हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि गैस की नेचर कैसी है और लिक्विड की नेचर कैसी है। दोनों ध्रुवे हैं, दोनों अध्रुवे हैं, एक ध्रुवीय एक ध्रुवीय है, ये मैटर करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, उसे कहते हैं टेम्परेचर। हिंदी में कहते हैं तापमान। देखो टेम्परेचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए सुनिएगा, टेम्परेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। देखो सुनो कैसे है, ध्यान दो। देखो उसको आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, वो रखे रखे गर्म हो जाती है, मान लीजिए गर्म हो गई, है ना, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, वो गर्म हो गई। तो गर्म होने से क्या होता है, उसमें सारी गैस निकल जाती है। अगर देखा हो ध्यान से आप, अगर एक कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी गैस निकल जाती है। बोलो, अगर ठंडी है तो उसमें गैस रहती है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, इससे ना एक इंडिकेशन मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी घटेगी। तभी तो कोल्ड ड्रिंक गर्म जो होती है वो बेकार लगती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी। देखो मैंने ये लिख दिया ऐसे, इसको लिखना नहीं होगा अभी। अब इसके पीछे एक रीजन होगा कि टेम्परेचर बढ़ के सोलिबिलिटी क्यों घटी। अब सुनो इसका रीजन क्या, रीजन देखो। पता, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो हमारे पास गैस होती है ना, उसके मोलिक्यूल्स के अंदर क्या जाती है, उसके मोलिक्यूल्स में क्या जाती है, काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। भाई आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके मोलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो मोलिक्यूल वहां क्यों रुकेंगे, वो तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो तो बाहर निकलेंगे ना। तभी तो कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटती। वही कोल्ड ड्रिंक वाला बेस्ट एग्जांपल है, जितनी कोल्ड ड्रिंक गर्म उतनी टेस्ट लेस, उतनी बेकार, क्योंकि उसकी सारी गैस निकल चुकी, टेस्ट ही गैस की वजह से होता। दैट इज इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटेगी। इसको एक बात एक और तरीके से कहते हैं, ध्यान देना। जब किसी गैस को लिक्विड में घोलते हुए, देखो ध्यान देना, आपने किसी गैस को लिक्विड में घोला, बात ना करिए, ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। हिंदी में कहते हैं इसको ऊष्माक्षेपी। और अगर आपको लीक चैटलियस प्रिंसिपल आता है, ला शौचालय का नियम ये कहता है, अगर एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा के वो फॉरवर्ड नहीं होगा, किधर होगा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ होगा। वो पीछे की तरफ होने का मतलब है सोलिबिलिटी घटेगी। समझ पा रहे हो आप? भाई वो ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, उसको हीट नहीं चाहिए और आप उसे टेम्परेचर दे रहे हो, तो आपकी रिएक्शन आगे ना होकर पीछे की तरफ हो जाएगी। सीधी सी बात, टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटेगी। ये तो हर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर है, टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटेगी। तो एक बात को मैंने दो तरीके से कह दिया, मीनिंग एक ही है कि गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जरा इसको लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी, क्विक, इसको नोट कर लीजिए। टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटेगी, दैट शुड बी क्लियर। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो दिक्कत हो बताओ यहां तक। टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटेगी, इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये गैसेस के साथ प्रॉब्लम, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी सोलिबिलिटी घट जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई डाउट ना हो किसी को। सभी लोग करिए, उम्मीद है। ठीक है ना, दो रीजन है, जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर दो। आप इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हो, देखो जैसे मैंने लिखवाया था ना अभी। अब एक लाइन लिख लो, देखो तभी वो इसका मीनिंग बैठेगा। बोलूं? लिखो, दिस solution of gases in liquids. This solution of gases in liquids. This solution of gases in liquids is always exothermic. This solution of gases in liquids. गैसेस का लिक्विड में घुलना, क्या बोला मैंने? इज ऑलवेज, हमेशा उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसको हिंदी में कह सकते हैं, किसी गैस का द्रव में घुलना हमेशा उष्माक्षेपी प्रोसेस है। कहने का मतलब ये आया समझ? कभी तो टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घट रही। आपको दिक्कत तो नहीं? ये लाइन आपको याद रहे हमेशा, ही बहुत काम आएगी, बहुत काम की लाइन है, समझी भी लाइन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, नोट करिएगा इसको। एक प्रॉब्लम लिखिए सब लोग, देखिए वाई आर aquatic animals, aquatic animals more comfortable, more comfortable in cold water. Why are aquatic animals, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल है। एक बार इसको पहले समाना होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, देखो एक प्रैक्टिकल बात। देखो जब बहुत गर्मी होती है ना, यहाँ देखो सब लोग, जब बहुत गर्मी होती है ना, कभी देखना आप, जैसे कोई नदी वगैरह है आपके घर के पास, आपको दिखेगा उसमें मछलियां तैर रही हैं और वो सब मर चुकी है, मरी मरी मछलियां ऊपर ऊपर पानी के आगे। यहाँ तो सब लोग, जब बहुत गर्मी होती है, क्यों? अच्छा बताओ मिस्टर हमजा से पूछते हैं, हम जब बहुत गर्मी होने से मछलियां क्यों मरी? और अपने यहाँ मरी किसी ने कुछ किया नहीं, बहुत गर्मी थी इसलिए मरी, क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? अब आगे भी तो चलो, साथ में बैठे ही बता सकता है। हाँ शाबाश, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? गैस की सोलबिलिटी घट गई, तो उस पानी में हवा कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, इसलिए मछलियां मर गई। इज इट क्लियर? गर्मी की वजह से हुआ। अब इसका उल्टा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, पढ़ के देखो। वाई आर एक्वेटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर? ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल है, ठंडे पानी में। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में सोलबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए वो एनिमल्स आराम से रह लेते हैं। आपने देखा होगा अभी, जब जब जहां बहुत ठंड होती है ना, देखा वहां कितनी सारी फिशेज मिलती है। देखा होगा आपने, टीवी वगैरह पे आता है, यूट्यूब पे आता है, ऐसे वीडियोज होते हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है, उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि कोल्ड वाटर है ना, तो वहां पे एयर ज्यादा होगी पानी के अंदर, तो फिशेज आराम से रह लेती है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये असर्शन रीजन बनेगा आपका, ये जो लिखवाया ना, ये असर्शन रीजन है, ये आना चाहिए। अगला हेडिंग है प्रेशर, इसको दाब कहते हैं, ये भी सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर भी सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्रेशर भी सोलबिलिटी को अफेक्ट करता है, विलेयता को प्रभावित करता है। देखो जरा ध्यान देना, देखो जैसे मान लीजिए, एक छोटा एग्जांपल लेंगे, ये मेरे पास कुछ पानी है, अगर सब यहाँ पे देखो ध्यान दो, ये कोई गैस है इसके ऊपर, मैं चाहता हूं गैस इसके अंदर घुले, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर से क्या लगाऊंगा? ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, देखो दाब लगाऊंगा। देखो सब ध्यान देना, बताओ प्रेशर लगाने से क्या हुआ? अब ये गैस के मोलिक्यूल क्या करेंगे? इनको अंदर आना पड़ेगा, इनको मजबूरी में अंदर आना पड़ेगा। ये जो गैस के मोलिक्यूल है देखो अंदर आने लग गए, देखो ऐसे अंदर आने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? गैस घुलने लग गई। देखो बात पे गौर करना, भी दिखना नहीं किसी, वरना गैस घुलना नहीं चाह रही थी, गैस तो यहां से भागती निकलती, वो तो ऊपर से प्रेशर लग गया, दाब लग गया। अब प्रेशर लगते हुए गैस को घूमना पड़ गया। बोलो होता नहीं होता? जैसे मान लो एक कॉलेज के बच्चे सारे बाहर घूम रहे हैं, तो टीचर डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं, इससे बच्चे अंदर क्लासरूम के अंदर जाए, वो सारे बच्चे अंदर आके बैठ जाते हैं। सेम स्टोरी यहाँ, वरना तो वो मोलिक्यूल यहां से निकलना चाहते थे, वो बैठना नहीं, अंदर नहीं आना चाहते थे, वो तो ऊपर से फोर्स लगी, प्रेशर लगा, दाब लगा, तो सोलिबिलिटी बढ़। देखो इसको मैं ऐसे कहेंगे, जितना ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा,
उतनी सोलबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। देखो लिखना नहीं किसी बच्चे को भी। देखो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, सोलबिलिटी बढ़ती है। और ये चीज पता कब होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराते हो। इस टॉपिक को पता हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। ये हेनरी का नियम है। हेनरी हेनरी एक केमिस्ट का नाम था। उसने लॉ दिया था। उसने भी रिसर्च से पता लगाया कि जितना ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगाएंगे उतनी सोलबिलिटी बढ़ेगी। अब इसको ना बहुत डिटेल में के जाएंगे, बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इससे। एक बार आप नोट बना लो, ये डायग्राम, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, कौन से नहीं, किसी भी लेवल पे ले लो आप। इसकी बात कर रहे हो ना, किसी भी लेवल पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इस लॉ के अंदर, ये शर्त है। इस लॉ में ये शर्त है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखना है, स्थिर रखना है। फिर आप प्रेशर बदलने की बात करेंगे और सोलबिलिटी पे इफेक्ट करेंगे। पीछे गर्ल्स ना, यहाँ पे ध्यान, बात बात ना करें बिल्कुल भी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो साफ दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ा के सोलबिलिटी बढ़ती है, दाब बढ़ा के सोलबिलिटी बढ़ती है। देखो अगर आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना कि कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है, कभी देखा होगा आपने कोल्ड ड्रिंक आपके घर के आसपास को फैक्ट्री में रहो, तो कोल्ड ड्रिंक ऐसी बनाई जाती है। उसमें क्या करना होता है, देखो आपने कभी देखा हो, जैसे जैसे बॉटल है मान लीजिए इस तरह की। भाई इस बॉटल में पानी ही तो है, ये हमने पानी डाल रखा है। कुछ इसमें हमने चीनी बीनी मिला दी मीठा करने के लिए, कुछ और हमने कलर के लिए कुछ मिला दिया। अब क्या करना होता है, यहाँ से गैस को पास करना। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से गैस पास की जाती है, जैसे इसमें गैस घूमती है कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। एक बड़ी सिंपल तरीका कोल्ड ड्रिंक बनाने का, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ऊपर से प्रेशर लगाना जरूरी होता है, दाब। जब तक ऊपर से आप प्रेशर नहीं लगाएंगे, गैस घुलेगी नहीं और वो कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में नहीं आए। तो प्रेशर का सोलबिलिटी के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट, बट कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका नाम है सीधी सी बात हेनरीज लॉ। अब देखो इसको ना एक्सटेंड करेंगे। देखो अगर सब बच्चे ध्यान दो, अब इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देखो एक बात पक्की है, जितनी गैस की सोलबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ देखो सब बच्चे, बताओ गैस के मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अब सुनते नहीं ध्यान से। अगर गैस की सोलबिलिटी बढ़ रही है तो गैस के मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं पानी इसके अंदर बात कर रहा हूँ, उसके मोल्स यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ेंगे। भाई सीधी सी बात, सोलबिलिटी बढ़ेगी तो मोल्स बढ़ेंगे, और मोल्स बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। देखो अब मैं सोलबिलिटी बढ़ हटा के ना यहाँ पे एक्स लगा रहा हूँ, एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन। मैं ऐसे भी कह सकता, इसी बात को मैं ऐसे कर दूं नीचे, क्या फर्क पड़ता है कि मोल फ्रैक्शन का प्रेशर से रिलेशनशिप डायरेक्ट है, डजंट मैटर। मैं ऐसे कह दूं, बहुत तरीके से अपनी बात को हम कह सकते हैं। देखो आपके सामने है कि प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट। जितना प्रेशर ज्यादा उतनी गैस की सोलबिलिटी ज्यादा, जितना प्रेशर कम उतनी सोलबिलिटी कम। कहने का मतलब साफ साफ। इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाना होता है, कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसका नाम होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आप हेनरी लॉ पढ़ रहे हो ना, तो नेम इसके आते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक बार नोट करो इसका नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आप हेनरी का नियम पढ़ रहे हो तो हेनरी का नियम में एक कांस्टेंट लगाना पीछे ना, तो पता आप क्या करोगे। रास्ते पढ़ने का हमेशा ऐसे ही करते हो, आपको कोई पढ़ने में नहीं करना, खुद भी डिस्टर्ब होना और को डिस्टर्ब होना। अकेले बैठा करें बिल्कुल लास्ट, इसको शेक कर से इसके नोट इसको एनर्जी भी करती है। शेक करने से नोट इसको एनर्जी बचती है। तो आपने वर्क किया ना, कार्य किया, उसका कुछ पार्ट एनर्जी की फॉर्म में चला गया, तो फिर गैस के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। KH का नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बन जाता है, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। तो क्लियर कर लो सारी बातें। KH का नाम तो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक्स क्या है, लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं। एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, और पी यहाँ पर क्या है उसका प्रेशर, द प्रेशर ऑफ गैस। पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है। बिल्कुल अच्छे से कर लो, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसके बाद। ठीक है, हमने फॉर्मूला बना लिया, के एच इंटू एक्स इक्वल टू पी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। के एच ओ कहते हैं हेनरीज ऑफ फोर्स। अब देखो हम बात करते हैं थोड़ा इसके एच के बारे में, थोड़ा इसके ऊपर लेक्चर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेनरीज ऑफ कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। देखो जो हेनरीज ऑफ कांस्टेंट होता है ना, ये बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी नोट मत करना, मैं इसको ऐसे लिख रहा, ये फंक्शन है किस किस का, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का, इसका है प्रेशर का। प्रेशर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर। देखो बच्चे ऐसे लिखने का मतलब ये है, ये इन चारों के ऊपर डिपेंड करता है। गैस की नेचर कैसी है, सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना। अब जरा सुनो ध्यान से, हमारे डिस्कशन में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट रखा हुआ है। अच्छा, गैस की नेचर भी फिक्स है, किसमें घोल रहे हैं ये भी फिक्स है। हम यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट कर देते हैं। देखो समझ रहा है, एक मिनट पहले मैं इसको ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख दूं, बात एक ही। मैंने यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया। अगर प्रेशर भी कांस्टेंट करते हैं, स्थिरांक, तो के एच का एक्स के साथ क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। देखो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, जिस गैस का के एच ज्यादा हो उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, और जिस गैस का के एच कम होगा उसकी सोलिबिलिटी। कितना काम का रिजल्ट है। इसका इतना यूज होता है, हर साल तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, कि के एच का सोलिबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। देखो ये सबको ना इसमें रटना वटना नहीं है, महसूस करना है। भाई ये हमारी सोलिबिलिटी तो है, सीधी सी के एच का एक्स के साथ क्या इनवर्स रिलेशन, more the solubility, lesser the KH, lesser solubility, more the KH. That is most important, most important. Note करो ऐसे। KH का X के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत ही काम का रिजल्ट है ये सब बच्चों को अच्छे से आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। के एच का एक्स के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। साफ दिख रहा है, जितना गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा का हेनरीज ऑफ कांस्टेंट का, मतलब साफ दिख रहा है रिलेशनशिप इनवर्स है। ये बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए। फिर एक बात और है, लिखो हेडिंग लिमिटेशन। अब देखो इस लॉ में ना कुछ लिमिटेशन है, इस लॉ में कुछ लिमिटेशन होती है, मतलब सीमाएं इसे कहते हैं हिंदी में। लिखो दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इसको हिंदी में कहेंगे बहुत ज्यादा तनु विलयन के लिए। ये दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, हिंदी में कहते हैं तनु विलयन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखो मेरा इसका मीनिंग समझना, देखो सब अटेंशन में क्या है। देखो जैसे अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, अब सब देखना ध्यान से, और अगर मैं इसमें एक्स वाला पार्ट तोड़ दूं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लो है ना, लो, ये काम करता है बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट तनु विलियन। बच्चे यहां पर देखो,
देखो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई पानी बनी रखा है, हम किसी गैस को उसमें घोलना चाहते हैं। देखो जब गैस के अंदर क्वांटिटी कम होगी ना, तो गैस आराम से घुलती चली जाएगी। चलो छोटा एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखो एक छोटा पूछते हैं, छोड़ दो इसको आप। हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया। इंडिया में ना बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है। जैसे आप ट्रैफिक को देख लो, ट्रेन में जा रहे हैं, सबको लगता है सिस्टम नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो उसके पीछे रीजन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फैक्ट है ये। आप पुलिस वालों से पूछ के देखो कि भाई तुम लोग इतना काम कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? पता है क्या बोलेंगे? व्हीकल्स इतने सारे तो वाहन है, इतने सारे व्हीकल्स हैं, कहाँ तक मैनेजमेंट करें? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हमारे पास उसके हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा होने एक रीजन है, तभी लॉ फेल हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ भी यही होता है। अगर अंदर गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे ना, देखो सुनना ध्यान से, मान लो अंदर गैस बहुत सारी घुल गई, अब बताओ क्या अंदर जगह बची? ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं घुलने के लिए, और घुल ही नहीं पाएंगे, और आपका लॉ फेल हो जाएगा। हाँ, अगर अंदर जगह होती, खाली खाली जगह हो, तो गैस आराम से घुलेगी। जैसे आपने देखा होगा भाई, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, यूरोप है ना, यूरोपियन कंट्रीज बहुत एडवांस है, बहुत आगे जा चुकी है, सब जानती है। मतलब इतनी आगे क्यों है? पॉपुलेशन बहुत कम, इतनी इतनी लैंड है उनके पास, रिसोर्सेज इतने हैं, पॉपुलेशन है नहीं। देखो अमेरिका, पूरे वर्ल्ड पे देखो आप, उसकी पावर है, और देखो सिर्फ कितने लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं सिर्फ, इतनी सी पॉपुलेशन है। ये तो यूपी की पॉपुलेशन होगी। और आप देख लो वो, और पूरे वर्ल्ड उनके पूरे कंट्रोल में है, जो चाहे वो करे। और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए रूल नहीं। देखो छोटी सी, मतलब एक कंट्री ने कितना कुछ किया होगा, तो एग्जैक्टली ज्यादा कंसंट्रेशन है, लोगों को फेल करा, ज्यादा ने लोगों को फेल करा जी। इससे मैंने बोला कि लॉ लगेगा किसके लिए? बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है। देखो हम क्या करेंगे, देखो अभी नीचे से ये वाला फैक्टर गायब कर देंगे। देखो ध्यान देना, जब हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा तनु है, देखो नीचे से वाला फैक्टर गायब कर देंगे, तो गैस के मोल बहुत कम हो गए, इसका मतलब वो सारे मोल किसके माने जाएंगे? सॉल्वेंट। लीजिए, अब जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आप चाहे एनसीईआरटी से करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन बुक से करें, कहीं से भी करो, अगर हेल्दीज होगा न्यूमेरिकल है, तो आपको इस वाले फॉर्मूले से करना है। देखो इस वाले फॉर्मूले से करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बच्चों को आना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पी इज टू के एच इंटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्ट। इसको अच्छे से नोट करो, इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सोफा बताओ, स्टूडेंट्स एग्री है? तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, अच्छे से क्लैरिटी हो बिल्कुल। बहुत ध्यान रखना, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे तो एक बात और लिख लो, इट कैन आल्सो बी सेड दैट, इट कैन आल्सो बी सेड दैट दिस लॉ फेल्स, दिस लॉ फेल्स एट हाई प्रेशर। इट कैन आल्सो बी सेड दैट
दिस लॉ फेल्स एट हाई प्रेशर, ये बात भी हम कह सकते हैं, ये हाई प्रेशर में लॉ फेल हो जाता है. इट कैन आल्सो बी सेड दैट दिस लॉ फेल्स एट हाई प्रेशर. अगर आप उच्च दाब पे काम करेंगे ना, तब भी ज्यादा अंदर बोल्टी चले जाएंगे, तब भी लॉ फेल हो जाएंगे. तो ध्यान रखना, ये लॉ चलेगा सिर्फ किसके लिए, बहुत ज्यादा तनु विलयन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. और ये नीचे से मैंने गैस के मोल्स गायब कर दिया, हमारा फॉर्मूला भी है. पी यहाँ पे प्रेशर है, ये गैस के मोल है, ये सॉल्वेंट के मोल है, और इसका नाम क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. इसका नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ये क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, डन है. अब लिखो आप यूजेस. अब इस लॉ के ना कुछ यूजेस आते हैं, कुछ प्रयोग. इस लॉ को प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, स्टडी करते हैं. देखो इस लॉ के ना तीन बेस्ट यूजेस हैं. जैसे एक बहुत अच्छा यूज है, जैसे हम बात करें अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री. ये जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, वो सब इस लॉ का यूज करते हैं. देखो जो सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी समझो हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी बनती है, गैस को लिक्विड में घोलना पड़ता है. तो सॉफ्ट ड्रिंक पूरी की पूरी इंडस्ट्री हेनरी लॉ के ऊपर निर्भर करती है. इतना ही लिखना था इसके अंदर. भाई सीधी सी बात, वही प्रेशर का सॉल्वेंटी के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट. अभी कहा था मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐसी. एक और केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कभी सुना होगा, एक डिसीज होती है एनोक्सिया. देखो ये एक बीमारी है, इसको एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया. जैसे मान लो आप कहीं पहाड़ों पे घूमने के लिए जाए, ध्यान देना, आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए, सुनो, और बहुत हाइट पे चले गए, बहुत ऊंचाई पे, तो पता क्या होगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा. आपको लगेगा जैसे मेरा दिमाग सोचना ही बंद कर रहा है, ऐसे लगेगा. तो उस सिचुएशन को एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया. इसका नाम होता है मेंटली फटीग सिचुएशन. जब आप दिमागी रूप से थक जाएंगे, बोलेंगे "यार, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा", आप वैसे भूलना शुरू कर देंगे, मैं बातें याद ही नहीं आ रही अच्छी तरह से, कहते हैं मेंटली फटीग सिचुएशन कहते हैं. तो थक गया दिमाग से, इसको एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया हो गया. तो ऐसे केस में ना उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होती है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है. अब देखो एनोक्सिया क्यों होता है. आप पहाड़ों पे गए, बहुत ऊंचाई पे चले गए, बहुत ऊंचाई पे प्रेशर क्या होता है, कम कम होता है, हाई नहीं होता, लो होता है. बहुत हाइट पे प्रेशर कम होता है. जब प्रेशर कम होता है तो सोलिबिलिटी भी, तो हमारे ब्लड के अंदर कम गैस होती है. जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो अपना काम कर ही रही है, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी गैसें घुल रही हैं, सही बात तो ये, वो डिसोल्व हो जाती है, वो बाकी अपना काम कर रही है. अब आप चले गए हाइट पे, प्रेशर कम हो गया, सोलिबिलिटी कम हो गई, तो ब्लड में गैस कम घुली. आपके ब्लड में इतनी ऑक्सीजन नहीं है, आपके दिमाग को इतनी एयर ही नहीं मिल रही, आपके माइंड को ना, ब्रेन को इतनी एयर की सप्लाई नहीं हो रही. इसलिए माइंड ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए हम मेंटली फटीग फील करते हैं. और इसी का नाम क्या होता है, एनोक्सिया. फिर ऐसे कैसे, मैंने बोला ना, आपने मान लो कोई ऐसा पर्सन, उसको नीचे भेज दो, कम हाइट पे भेज दो, ऑक्सीजन वहां प्रॉपर होती है, वो नॉर्मल हो जाता है. या फिर उसको एडमिट करके उसको ऑक्सीजन लगा दो. तो एनोक्सिया भी इसी से एक्सप्लेन होगा, नोट कर लो आप. बस हेडिंग लिख रहे हैं ना घर पे, इसको पढ़ना अपने आप होगा. एनोक्सिया कहते हैं इसको, एनोक्सिया. वो एनोक्सिया होने के पीछे रीजन यही है कि एनोक्सिया क्यों होता है, ये पता लग गया हमें. और तीसरी एक चीज और है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक केस होता है, उसे कहते हैं स्कूबा डाइवर और सी डाइवर. आपने देखा होगा, जैसे सी डाइवर होते हैं ना, सी डाइवर जो समुद्र में जाते हैं, फिशेस की स्टडी करते हैं, सी डाइवर कहते हैं उनको. देखो कोई सी डाइवर पानी में जा रहा है, ध्यान बेटा, और वो 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे वहां रहेगा. वो अपने साथ ना, सबको पता है कि एयर लेके जाएगा, सिलेंडर ले लेगा अपने साथ हवा का, जिससे वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करे. ध्यान देना प्लीज. लेकिन उस एयर में ना, जो एयर हम ले रहे हैं सांस लेने के लिए, वो नहीं यूज करते वो एयर. उस एयर में स्पेशली हीलियम होती है. देखो सुन लो, जो सी डाइवर है, जिस जिस एयर से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो नहीं यूज करते, उनकी एयर में हीलियम होती है. अब सुनो क्यों, देखो सुनो. मान लो उन्होंने ऑर्डिनरी एयर यूज कर ली, क्या होगा, वो पानी में गए. मतलब पानी के अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा. पानी के अंदर पानी का भी प्रेशर लगता है और हवा का भी प्रेशर लगता है. अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ब्लड उसकी गैसेस के अंदर क्या होगी, उसके गैसेस के ब्लड में क्या होगी, गैसेस ज्यादा घुलेगी. गैस ज्यादा घुल जाएगी उसके ब्लड के अंदर, वेल नोन है. प्रेशर बढ़ गया, गैस ज्यादा घुल गई,
अब वो अपना सारा काम करके बाहर आया, वो जैसे ही बाहर आया प्रेशर घट गया, तो जो गैस घुली थी ना वो बॉडी में से बाहर निकलेगी। देखो सुनो, किसी की बॉडी में कितनी सारी गैस इकट्ठी हुई है, तो उसकी बॉडी में ना पेन स्टार्ट हो जाएगी, एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। सोच के देखो, इसकी बॉडी के ना बैंड्स बन जाएंगे, बैंड्स की बॉडी ना फूलने लग जाएगी, कहीं से फूल गई, कहीं से बैंड बन गया। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जैसे ही वो हवा में से बाहर, पानी से बाहर आया, प्रेशर घट गया और सोलबिलिटी घट गई। तो वो क्या करेगा, देखो अब ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है, कहते हैं कि इससे ना सी डाइवर की डेथ तक हो जाती है, उसको उसका हेमरेज हो जाएगा, ज्यादा एयर उसके दिमाग में स्ट्राइक कर देगी, कोई उसकी नस फट गई, बट अगर जो भी है, हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सी डाइवर की डेथ हो सकती है। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं वो थोड़ी सी नाइट्रोजन कम कर देते हैं, और सीधे क्या इस्तेमाल कर देते हैं, हीलियम, क्योंकि हीलियम का केएच बहुत ज्यादा है। क्या है बताओ, केएच ज्यादा होने से सोलबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ये गैस हमारे ब्लड में कम घुलती है, हीलियम। जब हीलियम कम घुलती है, गैस कम घुलेगी, तो इस बार ये कंडीशन आने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो सेफ रहेगा बिल्कुल। देखो सुन लो ये ना, देखो ये तीन चीजें घर जाके आपको पढ़नी है अपने, इसको लिखवाने से फायदा नहीं होगा। एनोक्सिया, केस ऑफ स्कूबा डाइवर्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ये तीनों को पढ़ना होगा, इसको रीडिंग करनी होगी आपने। देखो हमारा हेनरीजो पूरा होगा, हेनरीजो यहाँ पे टोटली फिनिश है। आप इसके डाउट लेके आना नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लो एटलीस्ट हेडिंग को, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, एनोक्सिया और स्कूबा डाइवर और सी डाइवर, इसे कहते हैं केस ऑफ स्कूबा डाइवर और सी डाइवर। ठीक है, इसको आप करके लाइएगा, इसमें कोई भी डाउट हो मेरे से पूछना, क्वेश्चन आने करके देखो, आप सोल्यूशन चैप्टर निकालो, चाहे किसी बुक से करो आप। आज का आपका एक होमवर्क यही था, एक तो वो शुरू का बेसिक पढ़ना है, वो टेबल की प्रैक्टिस करनी है, और ये दैट इज कॉल्ड हेनरीज होगी, कॉलम लेके आए। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया, और इस बात को स्पेशली लिख लो यहाँ पे ना, स्कूबा डाइवर यूज हीलियम, स्कूबा डाइवर यूज हीलियम, हीलियम इन द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, in the place of some nitrogen. Scuba diver use helium in the place of some nitrogen because of higher value of KH. Scuba diver use helium in the place of some nitrogen because of higher value of KH. Is it clear to you? अब KH ज्यादा होने से सोलबिलिटी क्या हो गई, कम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करो।